मैसेज गया है, देखो तो रिकॉर्डिंग होने वाला। यस सर। ठीक है, चलो सर, गुड इवनिंग सबको। हाँ सर, गुड इवनिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग कैपिटल बजटिंग ऑलमोस्ट खत्म करने को है सर, आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ कैपिटल बजटिंग का और थोड़ा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वगैरह होगा जो मैं आप लोगों को घर में कैलकुलेशंस करने के लिए दूंगा। अब उसको कैलकुलेट कीजिएगा, फिर मैं उसका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा। अब उसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखिएगा कि कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है। तो फिर प्रैक्टिस जरूरी है और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज अगर बताया जाए सर, कॉन्सेप्ट एंड क्लास वर्क के हिसाब से बताया जाए तो ऑलमोस्ट बहुत सारा क्लासेस किए, कैपिटल बजटिंग में मास्टर हो गए होंगे शायद सर। लेकिन सर हम लोग आज का जो टॉपिक है दैट इज लास्ट दिन हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट लिए थे, अगर आपको याद होगा कल के क्लास में, ये स्टडी वाला क्लास में, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक में, ये दिस इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक है ना सर। कैपिटल बजटिंग क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग सर वो है कि जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक ढूंढते हैं। मतलब क्या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहिए, क्या इस प्रोजेक्ट से बिजनेस को बेनिफिट है, यही सब सवाल का जवाब मिलता है ना सर। हाँ क्या रे मौसमी, कैपिटल बजटिंग से आपको मतलब देखो सर, जिंदगी में हम लोग जो भी सीखते हैं उस सीखने के पीछे हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो भी, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई करें, चाहे इनकम टैक्स का पढ़ाई करें, चाहे जीएसटी का पढ़ाई करें, जो भी वट एवर भी मतलब वट एवर सब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़े, हर चीज के पीछे एक रीजन क्या होता है? हर चीज के पीछे एक रीजन होता है कि हमें उसके साथ कनेक्टेड कुछ पॉइंट्स ढूंढना है लाइफ में। हम किसी चीज को इसीलिए सीखते हैं ताकि हमको कुछ चीजों का जरूरत का जवाब मिले, ठीक है, तभी हम लोग कुछ मेथड कुछ टेक्निक सीखते हैं और उसी को हम लोग अपने लाइफ में करियर में यूज करते हैं और उसके बेसिस में हम लोग अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हमें यही सब सिखाते हैं कि बिजनेस को प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं चाहिए, व्हाटएवर जो भी सवाल है, ये सब सवाल का जवाब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें देने का पूरा कोशिश करता है। अब इस पे डिपेंड करते हैं हम कितने अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझ रहे हैं या सीखने का कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, लास्ट दिन हम लोग पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। स्क्रीन शेयर नहीं है ना? ओके, चलो आज प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। जल्दी में पढ़ाई करने का फायदा नहीं है, पढ़ाई आराम से करो, सोच समझ के पढ़ो, पढ़ने का मजा ही अलग है। देखो सर, दिख रहा है सर सबको? बोर्ड दिखाई दिया? ना सर। नहीं, प्रीतम का नेटवर्क इशू है आज। এখনো দেখতে পাসনি? না স্যার। রিজয়েন কর, আমাকে দেখতে পাচ্ছিস? না। রিজয়েন কর, তো नेटवर्क इशू আছে আজকে। नेटवर्क इशू আছে, बारिश के कारण से नेटवर्क का इश्यूज है तेरा, फिर मुझे वही लग रहा है। ओके ठीक है, देखो सर, अभी হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छा। पढ़ने के लिए बेस्ट है सर, ब्रॉडबैंड का तलाश करो सर, ब्रॉडबैंड का तलाश। ओके, तो पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट इज एक्सपेंशन, कल का जो कॉन्सेप्ट था दैट इज पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट इज एक्सपेंशन। मतलब बिजनेस को कई बार ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है सर कि जिसमें बिजनेस को, मतलब कोई प्रोजेक्ट है, कोई मशीन है बिजनेस में जिसको रिप्लेस करना पड़ता है ना सर? ऐसे कॉन्सेप्ट बिजनेस में बहुत बार आता है। रिप्लेस क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मतलब मुझे एक्सपेंशन करना है अपने बिजनेस को, दैट इज वाई हमें बिजनेस में कुछ मशीन्स है, कुछ प्लांट्स है, कुछ बिल्डिंग्स है जिसको रिप्लेस करना पड़ सकता है, बिकॉज बिजनेस को नीड है, बिकॉज बिजनेस को नीड है, मार्केट का डिमांड है। ओके सर, मार्केट में डिमांड है, बिजनेस को नीड है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आप क्या करेंगे सर? देखो प्रोजेक्ट, देखो सर प्रोजेक्ट क्या था, एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली यूजेस अ मशीन हुज बुक वैल्यू इज 100 लाख। कितने का है सर बुक वैल्यू? सबको दिखाई दे रहा है ना ज्योति? कितने का बुक वैल्यू है?
100 लाख का सर मशीन जो है सर उसका बुक वैल्यू है 100 लाख, मतलब किताब मतलब एज पर अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से आपके पास 100 लाख का मशीन है, ठीक है। एंड सैल्वेज वैल्यू टुडे, मतलब जो मशीन आप यूज कर रहे हो उसका सैल्वेज वैल्यू कितना है, 80 लाख का, ठीक है। मतलब अगर आप मार्केट में बेचोगे तो 80 लाख मिलेगा आज के डेट में, मतलब सैल्वेज वैल्यू। लेकिन सर इसका अभी भी 5 साल का लाइफ बाकी है सर, 5 साल का लाइफ बाकी है इसका। इट इज ए कैपेसिटी ऑफ 30,000 यूनिट्स। कितना कैपेसिटी है इसका, 30,000 यूनिट का कैपेसिटी है। करेंटली ये मशीन 30,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता है पर एनम, सालों में। एक साल में जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो उस प्रोडक्ट का 30,000 यूनिट का कैपेसिटी है, हर साल ये मैन्युफैक्चर कर सकता है। एंड करेंटली प्रेजेंट डे मार्केट में जो प्रोडक्ट आपका है उसका डिमांड है एनुअल 25,000 यूनिट का। एनुअल 25,000 यूनिट्स का आपके पास मार्केट में करेंटली डिमांड है सर, ठीक है। 25,000 यूनिट्स का आपके पास डिमांड है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, द मशीन इज सब्जेक्ट टू SLM, द मशीन इज सब्जेक्ट टू SLM, मतलब जो मशीन है आपका वो सब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड है सर, डेप्रिसिएशन विद ए एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ऑफ 10 लाख। सैल्वेज वैल्यू कितना बता रहे हैं, 5 साल बाद 10 लाख का सैल्वेज वैल्यू है आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स। वेरी गुड सर। एक्स लिमिटेड गिव्स अ न्यू ऑर्डर। एक्स लिमिटेड को मार्केट से कुछ न्यू ऑर्डर मिला, ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ 20,000 यूनिट्स, फॉर द सप्लाई ऑफ 20,000 यूनिट्स। न्यू ऑर्डर जो मिला कितने के लिए मिला सर, 20,000 यूनिट्स के लिए मिला, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट नीड्स टू रिप्लेस द ओल्ड मशीन। इसके कारण इसको क्या करना पड़ेगा, पुराना मशीन को बेचना पड़ेगा, ठीक है, विद न्यू वन। ओल्ड मशीन को शिफ्ट करके न्यू मशीन खरीदेगा, बिकॉज मार्केट में उनको न्यू ऑर्डर मिला है 20,000 यूनिट्स का। न्यू मशीन का कॉस्ट कितना है सर, 250 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ है ना सर। 250 लाख मतलब 2.5 करोड़ हो ना सर, 2.5 करोड़ होता है 250 लाख का मतलब, ओके। इट विल हैव अ सैल्वेज वैल्यू, इसका सैल्वेज वैल्यू कितना है, 2.5 करोड़ का मशीन है, 5 साल बाद इस मशीन का सैल्वेज हो जाएगा सर 50 करोड़ का, ओके। एंड इज सब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन, सेम टू सेम जैसे ओल्ड मशीन का था वैसा ही है। इट्स कैपेसिटी इज 50,000 यूनिट्स। बिजनेस का कैपेसिटी है इसका, इस पर्टिकुलर मशीन का कैपेसिटी कितना है, 50,000 यूनिट्स, ओके। 50,000 यूनिट का पर एनम का कैपेसिटी है। करंट आपका जो मशीन चल रहा है उसका कैपेसिटी है 30,000 यूनिट्स। आपका मार्केट में डिमांड है 25,000 यूनिट्स का करेंटली। आपको न्यू ऑर्डर मिला है 20,000 यूनिट एक्स्ट्रा, ध्यान में रखिएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 400, जो प्रोडक्ट आप सेल करोगे मार्केट में उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹400 का, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 60%, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब आपका जो भी सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर पर यूनिट पे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी लग जाता है 60% का। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो उसके पीछे कॉस्ट भी है जो 60% ऑफ दी सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है आप समझ ही रहे हो सर, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करके हम लोग कंट्रीब्यूशन मांगते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर 400 का सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है समझ लो। इंक्रीमेंट कैश फिक्स कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट इक्वल्स टू 5 लाख पर ईयर। इंक्रीमेंट कैश फिक्स कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट इक्वल्स टू 5 लाख हर साल। हर साल कितना सर, 5 लाख आपका कैश फिक्स कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट में आपका 5 लाख का हर साल में खर्चा हो रहा है, ठीक है, 5 लाख पर ईयर। अच्छा, इंक्रीज इन, इस पर्टिकुलर काम के लिए आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा सर 15 लाख का। मतलब बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर जिसका नाम ही होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है सर वो चैप्टर भी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना मैं सिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 15 लाख सर, कितना है 15 लाख। एट द स्टार्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट, जब आप रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर रहे थे प्रोजेक्ट का, तब आपका टैक्स रेट कितना लग रहा है 30%। बिजनेस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14%, मतलब मार्केट में जो बिजनेस लोन वगैरह ले रहा है उस लोन के लिए जो मतलब कॉस्ट लेना पड़ा है दैट इज 14% रेट में बेसिकली लोन वगैरह ले रहा है। आपको पूछा जा रहा है सर इवैल्यूएट करो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट को एंड एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर टू योर क्लाइंट। सोचो कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो और अपने क्लाइंट को डिसाइड करने के लिए बोलो कि भाई उसको मतलब ये पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके सर, क्वेश्चन तो आप लोग घर पे भी रीड किए होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार रीड इसलिए करवाया बिकॉज बिना रीड करे किए हुए मैं कैसे आपको समझाऊं सर, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो भूल गया था इसलिए मुझे भी पढ़ना होता था।
ओके सर, तो क्वेश्चन तो समझ गए सर, लेकिन इसका हमें क्या करना है, सोल्यूशन ढूंढना है। चलो सर ढूंढते हैं सोल्यूशन। हेलो सर, आप लोगों को सामान मेरा बात समझ में आ रहा है ना, जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाया? हेलो, ओके सर, चलो सर स्टेप बाय स्टेप करके करते हैं। तो सबसे पहले तो सर कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहोगे तो आपके पास मशीन का क्या स्टोरी है सर? ओल्ड मशीन कितना क्या है आपके पास, बोलो ना सर। मौसमी, ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू कितना है आज के डेट में? 100 लाख। ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू नाउ इक्वल्स टू 100 लाख। वेरी गुड सर। सर सैल्वेज वैल्यू नाउ 80 लाख। 80 लाख। थैंक यू सर। तो 100 लाख का बुक वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू 80 लाख का है। 20 लाख क्या है आपका? डेप्रिसिएशन। 20 लाख, 20 लाख डेप्रिसिएशन होगा सर? $20 लाख को डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं क्या? यहाँ पर कुछ भी बात है और भी कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट नहीं, दिस इज नॉट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपका बुक वैल्यू है 100 लाख का, सैल्वेज वैल्यू है आज के डेट में 80 लाख का। मतलब आपके पास जो बुक मतलब अकाउंट्स के हिसाब से 100 लाख का मशीन है, लेकिन अगर आप आज के डेट में सेल मतलब सैल्वेज वैल्यू जो है इसका आज के डेट में सेल करने जाओगे तब भी 80 लाख मिलेगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर मशीन से आपका कैपिटल का लॉस हो गया ना सर। आपका मशीन आपके लिए कैपिटल है, ये सर नो? आपका मशीन आपके लिए कैपिटल है, ये सर नो सर बोलो। सपोज आपने एक पिज्जा वेंडिंग मशीन, ज्योति मणिपुर में ना बिजनेस चालू करो पिज्जा वेंडिंग मशीन का, चलेगा ज्योति इम्फल में? हाँ सर चलेगा। चलेगा? हाँ बढ़िया बिजनेस आइडिया है सर। पिज्जा वेंडिंग मशीन एक अच्छा सा कॉर्नर पॉइंट देख के शॉपिंग डेस्टिनेशन जहाँ अच्छा होता है वहां पर पुट करो, ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहेगा, पीछे से बैकग्राउंड से कंट्रोल करोगे, ठीक है? सामने नहीं आना है। ऑलमोस्ट 2-3 लाख के आसपास का दाम होता है सर, ठीक है? कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है। तो से फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे ही एक पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन, ठीक है, आप ऑर्डर किए हो, ठीक है, मतलब आप बिजनेस के लिए मंगवाते हो, तो ये आपके लिए एक मशीन है ना सर। तो इस मशीन का ही मैं मान के चलता हूँ कि आपका इसी मशीन के बारे में बात चल रहा है। 100 लाख का मशीन है, लेकिन अगर आप आज की डेट में सेल करते हो, ठीक है, 100 लाख का बुक वैल्यू दिखा रहा है, आज की डेट में सेल करोगे तो 80 लाख का है। तो ये मशीन का वैल्यूएशन अगर 80 लाख में चला गया, मतलब 80 लाख में आप बेच देते हो आज की डेट में, तो आप कितने के लॉस कर देते हो मशीन से? आज के डेट में आपका कैपिटल लॉस कितना होगा? ये आपका कैपिटल लॉस है कि नहीं है मौसमी? क्योंकि वही मशीन तो आपका पूंजी था। तो 20 लाख का मशीन आपका क्या हो गया? 20 लाख का, 20 लाख का आपका पूंजी लॉस हो गया आपके बिजनेस से, ठीक है? तो ये आपका आज के डेट का स्थिति है। दिस इज दिस करंट सिचुएशन। टैक्स शील्ड, अब हो सकता है जैसे प्रीतम बोल रहा था कि सर डेप्रिसिएशन है, हाँ डेप्रिसिएशन वन ऑफ द रीजन हो सकता है, बट इसको अगर एग्जैक्टली मैं बोलूं तो इसको मैं कैपिटल लॉस बोलूंगा करेंटली। टैक्स शील्ड कितना है इसके अंदर? इस कैपिटल लॉस के अंदर टैक्स शील्ड कितना हो जाएगा? कैपिटल लॉस 20 लाख का है तो हाँ ऑब्वियसली 20 लाख का 30%, इसमें आपका टैक्स भी होता, तो टैक्स शील्ड 6 लाख का है। तो अगर 6 लाख का टैक्स शील्ड है, मतलब जब बेचोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना सर। अरे सर सेल करोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा इनकम करके,
तो टैक्स देने के बाद पोस्ट टैक्स सैल्वेज कितना हो जाएगा? 14 लाख। ठीक से बोलो सर। पोस्ट टैक्स सैल्वेज 86 लाख। थैंक यू सर। सैल्वेज आपका 80 लाख है और जब टैक्स लगाते हो उसमें मतलब इनकम करके जो टैक्स आपका आ रहा है, बिजनेस इनकम है ना, तो बिजनेस इनकम पे टैक्स लग रहा है 30% का, तो 6 लाख का टैक्स, 80 लाख का सेल करके और 6 लाख का टैक्स, तो अल्टीमेटली आपका पोस्ट टैक्स सैल्वेज हो रहा है सर 86 लाख, है ना? एकदम लॉजिकली चल रहा है सर। चलो सर पॉइंट बी, पॉइंट ए हुआ, अब पॉइंट बी बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, आपने जो न्यू मशीन लिया उस मशीन का क्या दाम है? बोलो सर। न्यू पिज्जा वेंडिंग मशीन लिया आपने ज्योति, इसको रिप्लेस करके आप कोई दूसरा मशीन ले रहे हो, हाँ 250 लाख, वेरी गुड 250 लाख, थैंक यू सर। 250 लाख का मशीन आपने लिया। इस मशीन को लेने के लिए ज्योति आपका वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज किया? 15 लाख। वेरी गुड सर। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज कर गया सर 15 लाख का, वेरी गुड सर। सर बोलो सर। मेरा ये पॉइंट में मिस्टेक हुआ, मैंने वर्किंग कैपिटल 15 के उधर पे 50 लिखा। अच्छा समझ गए सर। तो अल्टीमेटली आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? बोलो सर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करें? बी से ए को हटाओ, बी पॉइंट में से ए पॉइंट को हटाओ और उसके साथ सी को जोड़ो। बी माइनस ए मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस ओल्ड का जो करेंट पोस्ट टैक्स एरिया है और उसके साथ आप वर्किंग कैपिटल को ऐड करो, कितना होता है? मतलब आपका 179। 179, वेरी गुड सर। मतलब 250 लाख का आपका न्यू मशीन है, उसमें से आपको हटाना पड़ेगा ओल्ड मशीन का पोस्ट टैक्स देके 86 का, और जो न्यू वर्किंग कैपिटल आपका लग रहा है 15 लाख का, तो अल्टीमेटली 179 लाख का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। बोलो सर लॉजिकल है कि नहीं है? मौसमी बोल, इस 179 में कुछ बात है कि नहीं है? हेलो 15 लाख ऐड करना होलो। 15 लाख तेरा वर्किंग कैपिटल है ना, तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 86 तो तेरा चला जा रहा है, 86 तो तुझे मार्केट से मिल जा रहा है, हाँ या ना? तू जब इन्वेस्टमेंट करेगा 250 लाख न्यू मशीन पे, बात समझो, तुमने पिज्जा मशीन ऑर्डर किया, हाँ ज्योति का बिजनेस समझो, ज्योति ने न्यू पिज्जा वेंडिंग मशीन ऑर्डर किया, जिस न्यू पिज्जा वेंडिंग मशीन का दाम कितना है? 250 लाख का है। लेकिन तुमने जो अपना पुराना मशीन जो तुम्हारे पास था विथ टैक्स देके, तुमने अपना ओल्ड मशीन को जब सेल किया, ठीक है, तुमने अपना ओल्ड मशीन को सेल कर दिया, ये तुम्हारा ओल्ड मशीन था, इसको तुमने कितना दाम में सेल कर दिया था? 86 लाख विथ टैक्स, ठीक है, और 250 लाख से आपने न्यू मशीन को खरीदा। तो 250 लाख से जब न्यू मशीन खरीदते हो तो 250 से आप 86 को लेस करोगे, यस और नो? ये वाला समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो 250 से आपको 86 का तो फायदा हो जा रहा है कि भाई ये तो आपको घर से नहीं देना पड़ेगा, तो ये बेच के ही आपको आ जाएगा। तो 250 लाख से 86 हटा दो और 15 लाख का आपका वर्किंग कैपिटल लग जाएगा ना। अरे सर एक मशीन को आप इंस्टॉल करोगे, उसको चलाने के लिए कोई लोगों को ढूंढोगे, ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन वगैरह एवरीथिंग, मतलब कोई भी वर्किंग कैपिटल एक बड़ा मशीन में, एक 2-2.5 करोड़ के मशीन में वर्किंग कैपिटल लग ही सकता है ना, इसलिए 15 लाख का वर्किंग कैपिटल लग गया। तो वर्किंग कैपिटल जो आपका 15 लाख का लग रहा है, क्या आपका वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा न्यू मशीन लाने के लिए? बोलो सर, न्यू मशीन लाने के लिए जो 15 लाख का आपका वर्किंग कैपिटल लग रहा है, क्या इसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट में नहीं मानोगे? हाँ सर। तो वही हुआ है यहाँ पर। ओके ऋषभ इसको स्क्रीनशॉट ले ले। ऋषभ हाँ सर इस पर्टिकुलर पेज को स्क्रीनशॉट ले ले, स्टेप 1 को। ठीक है सर।
अब स्टेप 2 करते हैं सर। स्टेप 2 से लिख ले ऋषभ। स्टेप 2 से कल का जो क्वेश्चन था ना उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करना सीख लिया, अब स्टेप 2 कर रहे हैं। स्टेप 2 एक बार पेस्ट कर दी। नहीं, हाँ होएगा। ओके। स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, calculation of operating cash flow, that is CFAT, okay, cash flow after tax, ठीक है, calculation of operating cash flow। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें सर, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कैसे इसको करें। अच्छा, इंक्रीज इन डिमांड कितना हुआ सर? इंक्रीज इन डिमांड कितना हुआ? 20,000। 20,000, वेरी गुड। 20,000 यूनिट्स का आपके पास डिमांड इंक्रीज हो गया। अच्छा, 20,000 इंक्रीज के कारण, अच्छा उसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंटली कितना होगा? मतलब आप जो 400 पर करके सेल करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा सर? कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? ये सर डे टू डे लाइफ का प्रॉफिट बोल सकते हो, या फिर डे टू डे जो अर्निंग होता है बिजनेस को, जो सेल्स है, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना पड़ता है, फिर हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो हमारे क्वेश्चन में आप देखो सर, सेलिंग प्राइस 400 देके रखा और बोला कि वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो फिर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 160। सर वेरी गुड सर, 40% ऑफ 400 है ना। मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन 40 हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ मैं बताता हूँ, जिनको समझ, जैसे प्रियतमा को एक बार बताता हूँ। देखो सर, ऐसे ये कॉस्टिंग में भी इसका बहुत यूज होता है। बिजनेस क्या होता है? सेल्स होता है। बिजनेस करने के लिए हमें सेल करना जरूरत होता है, फिर बिजनेस से सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हटाना पड़ता है, तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हटाओ तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो भी मेरे को मिलेगा उससे हमें फिक्स कॉस्ट को लेस करना पड़ता है, तब जाके हमें ईबीआईटी मिलता है, ठीक है सर। इसके बाद हमें मिलता है ईबीआईटी, ठीक है। मैं और ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाऊंगा, मेरे को कहना बस इतना है कि आपको पता है कि सेल्स कितना, आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना, तो आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लोगे ना सर। आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट 400 करके दिया है और आपको बोल के दिया है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट है 60%, इसका 60% है आपका वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? प्रियतमा बोलो। 160। 400 का 60% अगर वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब 400 अगर आपका सेलिंग प्राइस है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 60% लगा दो। 400 का 60% कितना हो जाएगा? 240। 240। हाँ, तो 400 से 240 हटा दो, मतलब 40%। 160 समझ में आया ना। मतलब बेसिकली ये परसेंटेज में ही हिसाब हो जाएगा, एज पर क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा हुआ है सर, ओके। ऐसा और कुछ नहीं था इसमें। तो 40 का 400 का 40% आपका कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। 160, एक एक यूनिट में आपका कंट्रीब्यूशन है 160, ओके। अच्छा, एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे फिर एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? $5 lakh। नहीं सर, मतलब मेरे को कहना है आपको कि 20,000 हमारा टोटल डिमांड में इंक्रीज हुआ है, कंट्रीब्यूशन हमारा हुआ है 400 का 40%, तो 160, तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? अच्छा, इंक्रीमेंटल कैश फिक्स कॉस्ट कितना है? 5 लाख। एंड इंक्रीमेंटल कैश फिक्स कॉस्ट है 5 लाख, तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन 160
160 पर यूनिट करके अगर है तो 20,000 यूनिट अगर हम सेल करते हैं सर, तो 20,000 यूनिट अगर हम सेल करेंगे और 160 अगर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन कितना लग जाएगा बताओ? 32 लाख। वही तो पूछ रहे हैं सर, समझ में नहीं आया? आपका एक्स्ट्रा डिमांड कितना हुआ बिजनेस में? बिजनेस का जो न्यू मशीन है जरूरत पड़ा सर 20,000 यूनिट्स का, जो 20,000 यूनिट का न्यू ऑर्डर भी करना मशीन रिप्लेस कर रहे हो, तो अगर आप एक एक यूनिट 400 करके बेचोगे, ठीक है, तो 400 का आपका 40% हो जाता है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक एक यूनिट का। तो एक एक यूनिट से अगर आपको 160 करके मिलेगा तो 20,000 यूनिट सेल करके आपको कितना कंट्रीब्यूशन मिल जाए? 32 लाख। कैसे मिल गया? 20,000 यूनिट इंटू 160, ठीक है, 32 लाख। समझ में आया सर? दिस 32 लाख इज योर एडिशनल कंट्रीब्यूशन। न्यू मशीन खरीदने के लिए आपको जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, इसमें से आपको लेस करना चाहिए सर। लेकिन सर कंट्रीब्यूशन के लिए आपको तो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी होगा, इंक्रीमेंटल कैश फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, जो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है सर फिक्स कॉस्ट? कितना गिवन है? 5 लाख ना? 5 लाख। तो 32 लाख में से आप 5 लाख कॉस्ट जो है आपके इंक्रीज करें, उसको लेस करो। फिर 32 लाख में से आप 5 लाख कॉस्ट को लेस करो, 27 lakh. 27 lakh. What is this 27 lakh for you? This is called EBDIT, earning before depreciation, interest and tax. मतलब अभी भी डिप्रिसिएशन नहीं दिया आपने, इंटरेस्ट नहीं पे किया आपने, सरकार को टैक्स भी नहीं दिया आपने। ये भी दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट, दिस इज अ वन टाइप ऑफ प्रॉफिट, अर्निंग है आपका, दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉफिट, बट इसके अंदर से आपका डिप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है, मतलब मशीनरीज का इंटरेस्ट आपने गवर्नमेंट को, मतलब सॉरी जो लोन वगैरह लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया, और अगर आपको सरकार को टैक्स भी तो देना है तो वो भी आपने अभी तक पे नहीं किया। तो सबसे पहले तो डिप्रिसिएशन का हिसाब देखना पड़ेगा। तो चलो सर पहले हम लोग डिप्रिसिएशन कितना इंक्रीज करेगा न्यू और ओल्ड के बीच में क्या है उसको पहले देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं सर, लेस करना पड़ेगा यहाँ से इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन। तो इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन में अगर मैं देखूं तो सर न्यू डिप्रिसिएशन बताओ और ओल्ड डिप्रिसिएशन बताओ। न्यू डिप्रिसिएशन बताओ सर। 40 लाख। 40 लाख कैसे आया? 250 लाख का मशीन है ना? स्क्रैप कितना है इसका 5 साल बाद? 50 लाख। 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स। ओके, कितना होगा? 250 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, 40 करके आएगा। 40 लाख का एनुअल डिप्रिसिएशन है न्यू का, और ओल्ड का कितना हो जाएगा? ओल्ड मशीन 100 लाख का बुक वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू 10 लाख है ना सर 5 साल बाद? यस सर। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो मिल जाएगा। ये देखो कहाँ है ओल्ड मशीन 5 साल बाद, ये देखो सर 10 लाख लिख रहा है। एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स 10 लाख है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाता है सर? 90 बाई 5, 18 लाख ऑब्वियसली। तो सर न्यू मशीन के कारण आपका डिप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ है ना। न्यू डिप्रिसिएशन 40 का है, पुराना डिप्रिसिएशन 18 लाख का है, तो आपका डिप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया कितने का? 22 लाख का, है ना? 22 लाख का, यही हुआ ना सर? Yes, sir. तो अल्टीमेटली ये जो इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन 22 लाख है, इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस करते हैं सर, 27 से 22 लाख को लेस कर दो। तो सर ईबीडीआईटी से अगर हम डिप्रिसिएशन को हटाते हैं, ईबीडीआईटी कितना था? ईबीडीआईटी कितना था?
7 लाख। यहाँ से हटा देते हैं इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन 22 कितना 22 लाख। तो जो बचता है इसको क्या बोलेंगे सर? ईबी आईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है सर? 5 लाख 5 लाख। ओके, अब सर क्या करना चाहिए? अब एक इंटरेस्टिंग है, बोलो। बिल्कुल पेजটা দেখাইए ना प्रीवियस पेज ये वाला दिखा है तो इससे भी पहले का हाँ ये वाला हाँ तो कंप्लीट हो गया। हो गया सर। ज्योति कितना अब क्या करना पड़ेगा? ईबीआईटी से क्या दोगे? इंटरेस्ट। कुछ है क्या इंटरेस्ट का हिसाब? क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला है क्या? कोई लोन नहीं। वगैरह है? नहीं है ना, तो नहीं, लोन नहीं है तो फिर इंटरेस्ट करने का जरूरत नहीं है। तो वही आपका ईबीआईटी है, यही आपका ईबीटी है। अल्टीमेटली इसके बाद आपको जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे सर? नो पैट। नो पैट बने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स टैक्स। कितना हो जाएगा सर? 5 लाख के ऊपर से 5 लाख है आपका, टैक्स कितना है? टैक्स कितना है? 30%। 30%। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर 30% टैक्स है तो 5 लाख का 70% बोल सकते हैं सर? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख का 70%, मतलब टैक्स चला गया 30% का। डायरेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? 5 लाख का ईबीआईटी है, ऐसा भी कर सकते हो। टैक्स एट द रेट ऑफ 30% लिख के तो कितना हो जाएगा? 5 लाख का 30% मतलब 1,50,000। 1 लाख 1.5 लाख है ना। फिर 5 लाख से 1.5 चला गया तो 3.5। अब ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 लाख का 70% मतलब 3.5 लाख। ठीक है ना? इसको समझ नहीं आएगा वो ऐसा भी कर सकता है, इसको समझ नहीं आएगा वो ऐसा भी कर सकता है। तो नोपैड कितना हो गया आपका? 3.5 लाख का। अब इस नोपैड के साथ आप जो डेप्रिसिएशन अमाउंट था ना सर आपका, उसको ऐड बैक कर दो, तब आपको सी फैट मिलेगा। डिप्रिसिएशन ऐड बैक करने से ही आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो सी फैट ऐड करेंगे, डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, डिप्रिसिएशन का वैल्यू को ऐड कर देंगे सर। तो 22 लाख का डिप्रिसिएशन है, तो 3.5 लाख और 22 लाख कितना है सर? 25.5 लाख। ठीक है, तो जो इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन हुआ था उसको आपको ऐड कर देना चाहिए। क्यों? ताकि आपको सी फैट मिले, बिकॉज यही सी फैट कैलकुलेट करने का नियम है। ठीक है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स के बाद ये कैश का फ्लो हुआ है। बोलो बोल। বলছি স্যালভেজ ভ্যালু অ্যাড হয় না? सैल्वेज इसमें तो अभी ऐड करने का जरूरत नहीं है। एक सैल्वेज का एक कॉन्सेप्ट आएगा, टर्मिनल फ्लो, मैं बात करूंगा उसके बारे में। टर्मिनल फ्लो कितना है वो मैं अभी आता हूँ, वेट। ठीक है, सी फैट समझ में आया कि नहीं आया सर? हमेशा जब भी सी फैट कैलकुलेट करना हो ना, पहले डिप्रिसिएशन को लेस करना पड़ता है, उसके बाद डिप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ता है। क्यों? ताकि हम लोग प्रॉपर वे में नो पैट का कैलकुलेशन कर पाए। फिर जो भी हिसाब होगा उसके साथ फिर से डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे तो हमें सी फैट मिल जाता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये 25.5 लाख हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। अब क्या करना है सर? अब देखो सर, देख रहा ये मौसमी, अब हमें स्टेप 3 करना पड़ेगा। स्टेप 3 में हमें ढूंढना है सर टर्मिनल फ्लो। क्या ढूंढेंगे? टर्मिनल फ्लो। टर्मिनल फ्लो का मतलब है सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम न्यू मशीन, जो तू पूछ रहा था। ठीक है, टर्मिनल फ्लो का क्या मतलब है? सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम न्यू मशीन।
बोल मौसमी, सैल्वेज वैल्यू न्यू मशीन का कितना है? अच्छा माइनस कर इससे, 50 लाख। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम न्यू मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम ओल्ड, है ना, फॉर ओल्ड मशीन, प्लस प्लस क्या होगा, रिकवरिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना, रिकवरिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये तो रिकवर करेंगे, ये भी आएगा सर। टर्मिनल फ्लो मतलब अल्टीमेटली बिजनेस में क्या फ्लो हो रहा है 5 साल बाद। न्यू मशीन का सैलवेज 50 लाख, ओल्ड मशीन का सैलवेज 10 लाख, 50 लाख 10 लाख और लास्ट में 15 लाख का वर्किंग कैपिटल का फ्लो बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। तो 50 लाख का न्यू मशीन से रहेगा, 10 लाख का पुराना मशीन तो छोड़ रहा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, और 15 लाख का न्यू वर्किंग कैपिटल, तो अल्टीमेटली कितने का हो गया 55 लाख, 55 लाख। ये रहेगा तुम्हारा टर्मिनल फ्लो, मतलब पूरा बिजनेस में जो मशीन का जो फ्लो रहेगा 5 साल बाद वो कुछ ऐसा दिखने में लगेगा। 55 लाख का, 50 लाख का ओल्ड न्यू मशीन का वैल्यू, 10 लाख का पुराना मशीन बेच दो और 15 लाख का न्यू मशीन का जो वर्किंग कैपिटल आया है सर उसको ऐड करो, तो आपके पास 55 लाख का टर्मिनल फ्लो होता है बिजनेस का करंट सिचुएशन के हिसाब से। एंड द लास्ट पॉइंट सर दैट इज स्टेप 4। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। क्या करेंगे सर इसको, स्टेप 4 में क्या करना चाहिए? एनपीवी। थैंक यू सर, वेरी गुड सर। स्टेप 4 मतलब एनपीवी। अब क्या एनपीवी होगा, सीफेट का एनपीवी और टर्मिनल फ्लो का एनपीवी, जो टैक्स देने के बाद का जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का अमाउंट है और जो 55 लाख का बिजनेस में पड़ा हुआ 55 लाख है, टर्मिनल फ्लो जो बिजनेस के पास है। अब इसको अगर आज के डेट में ट्रांसफर करके देखेंगे सर प्रेजेंट वैल्यू में ये कितना पॉजिटिव है, ठीक है। तो 25.5 आपका सीफेट है ना सर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 25.5। ये जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपका रहा है इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करना चाहिए आज की डेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करो, मार्केट में केसी कितना है 14%, कितना सालों के लिए 5 सालों के लिए। इसको आपको क्या करेंगे पीवीएएफ करो, इसके साथ ऐड करो 55 लाख जो आज की डेट में आपका 5 साल बाद आपको दिख रहा है, 55 लाख का जो वैल्यूएशन आपको 5 साल बाद का हिसाब दिख रहा है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो पीवीआईएफ के कॉन्सेप्ट में, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर या फिर सिंपल डिस्काउंटिंग। सिंपल डिस्काउंटिंग 14% रेट में 5 साल के लिए, और जो भी रहेगा जो भी होगा इसमें से माइनस कर देना। क्या सर, क्या माइनस होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सर, वेरी गुड। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कितना अमाउंट है सर 179 लाख। 179। तो कैलकुलेट करके बताइए सर कि 25.5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना आएगा 14% रेट में 5 साल में। %14 रेट में 5 साल, मतलब हम ऐसे बोलेंगे सर 14 डिवाइडेड बाई 100, ओके, प्लस 1 दैट इज 1.14 कितना सर, हाँ 3.4331, वो तो फैक्टर है, आप उसको 25.5 के साथ इंटू कीजिए, डिवाइड इक्वल m प्लस एक बार 5 बार करना है ना सर, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है। जो भी आया रिकॉल करो 3.4331, ओके, 0 के बाद 8 है तो 1 कर सकते हैं। 3.4331 इज माई फैक्टर, दिस इज माई एन्युटी फैक्टर, ओके। इसको आप इंटू कर दीजिए 25.5 के साथ, 3.4331 के साथ इंटू कर दीजिए, ऐसे करके 87.54 25.5 इंटू 3.4331 जो फैक्टर हमारा आया है, प्लस इसका भी निकाल के बताइए। हाँ कितना बोला 87.54, सही बोला सर, ठीक है। 55 का डिस्काउंट कीजिए, 55 को डिस्काउंट कीजिए सर, डिस्काउंट सिंपल डिस्काउंट 14% रेट में 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1.14 डिवाइड कीजिए, एक बार इक्वल मारिए, ठीक है। कितना होगा, क्या मेरा सही नहीं आया लग रहा है, एक सेकेंड, 1.14
फर्स्ट इक्वल एक बार कितना बार करेंगे सर? 5 बार ना, 2 3 4 5 जो भी आएगा 0.5193। अरे मौसमी हाँ सर। 0.5194 ऐसा कुछ आएगा। देखो तो इंटू कीजिएगा 55 के साथ कितना होता है? 28.56। वेरी गुड सर। तो इसके साथ इंटू हो जाएगा 0.5194 समथिंग। ओके, तो अल्टीमेटली आता है सर 28.56। ओके, इसमें से माइनस कर दीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना होगा? -62.9। 62.9 लाख, वो भी नेगेटिव आएगा सर, नेगेटिव अप्रॉक्स। तो क्या प्रोजेक्ट, हाँ बोलो सर। स्क्रीन को थोड़ा स्मॉल कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन को थोड़ा स्मॉल करेंगे। हाँ ओके, ओके। ठीक है। क्या करें मौसमी, बोल, प्रोजेक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। प्रोजेक्ट रिजेक्टेड सर, क्योंकि नेगेटिव एनपीवी है। एनपीवी पॉजिटिव होने से प्रोजेक्ट ले सकते हैं, बट एनपीवी नेगेटिव होने से प्रोजेक्ट कभी नहीं ले सकते सर, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव मतलब शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज करता है। तो रिप्लेसमेंट क्या लिखोगे? रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट will decrease shareholder wealth by negative 62.9 lakh. Okay, so not accepted. So will not accepted और viable. सर आगे पेस्ट मुझे देखो। मौसमी কে কি ভুল হয়েছিল? আরে অনেক কিছু। অনেক কিছু। ज्योति कहाँ कवर करती हुआ था, बोलो। सर मैंने बोला था ना वो ऑपरेटिंग हाँ। कैश का हाँ उसी जगह पे, और तो वो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कैलकुलेट करने में। ठीक है सर, अभी समझ में आया आप लोगों को? कैलकुलेशन बोलो। सर स्टेप 2 स्टेप 2 में की लास्ट दिखे लिखते पारी। लिखते पारिस নি? लिख लो। सर डेप्रिसिएशन ऐड बैक वो जगहটা কোথায়? नेक्स्ट सीफैट कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करना चाहिए। नो पैट के बाद, ओके, नो पैट के बाद आप डिप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे तो आपको आफ्टर टैक्स का कैश फ्लो पता चलेगा। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। हो गया सर? हाँ सर हो गया। बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ना सर? हाँ सर, क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं, बोलो। हाँ सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन लेवल अप क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर ऐसा छोटा क्वेश्चन का भी जवाब है, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू टाइप ऑफ भी पूछ ले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, ठीक है, एक एक स्टेप एक एक क्वेश्चन बन सकता है सर, एक एक स्टेप एक एक क्वेश्चन बन सकता है।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर बड़ा लेवल में देखो तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप सिंपल देखो कि सर पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू पूछ सकता है, आपको ओल्ड मशीन का कैपिटल लॉस पूछ सकता है, मतलब अगर आपको ओवरऑल आइडिया है, आपको यहाँ से स्मॉल क्वेश्चंस करे, एमसीक्यू सवाल करे, व्हाटएवर जो भी सवाल करे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ कितना वो पूछे, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भी सवाल कर सकता है। तो जैसे जैसे सवाल करेगा पर सवाल का आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा भी आजकल एमसीक्यू पैटर्न बहुत चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको बड़ा क्वेश्चन देके ऐसे छोटा छोटा करके अलग अलग पूछ लेगा और फिर बोलेगा ही एमसीक्यू पैटर्न है। आजकल क्योंकि ये कोविड के कारण जैसे सीएम इंस्टीट्यूट ने पूरा एमसीक्यू पैटर्न में शिफ्ट हो गया है, सीएस तो पहले से ही फाइनेंस को एमसीक्यू रखा था, तो एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन होगा तो फिर एमसीक्यू रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरह से करना है। और देखो सर हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर भी बनेंगे, तो फिर हमको कोई भी कुछ किसी भी सवाल करे फाइनेंशियल मतलब मैनेजमेंट रिगार्डिंग, ताकि हम लोग इतना नॉलेजेबल बने कि हम लोग कोशिश कर पाए कि हाँ भाई कंपनी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके सर, सिमिलर टाइप ऑफ कुछ सम्स मैं आप लोगों को घर में करने के लिए दूंगा आज, ठीक है, आप लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा, मजा आएगा सर। सीफेड वगैरह का भी कैलकुलेशन आएगा, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को अभी घर के लिए अभी कुछ देर बाद ही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। लीज वर्सेस बाई तो हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है सर, बस अभी प्रैक्टिस ही करना है और कुछ एज सच नहीं है जो हमें कैपिटल बजटिंग में करेंटली सीखने का जरूरत है। अगर कुछ फ्यूचर में मुझे जरूरत फील होगा तो मैं बताऊंगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलो सर, बोलो सर, बोलो। नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा था ना। ओ, अभी ठीक है। हाँ मैं बस यही बोल रहा था सर कि कैपिटल बजटिंग में मुझे जो जो बताना था मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब आप लोगों को मैं घर के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग घर में उसको प्रैक्टिस कीजिए। मतलब अभी तक का जो जो हम लोगों ने किया, अगर आप लोग पूरा रिकॉल करते हो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोस्ट प्रोबेबली किससे सर, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट को समझा था, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कैपिटल बजटिंग का एक प्रोजेक्ट यूज करके कि केसी कितना वाइटल है, केसी कितना वाइटल है उसको सीखा, फिर हम लोगों ने एनपीवी के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने प्रॉफिटेबल इंडेक्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने आईआरआर के बारे में पढ़ा, याद होगा सर आप लोगों को, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर, फिर उसके बाद हम लोगों ने पेबैक पीरियड जाना, पेबैक पीरियड के अंदर भी हम लोगों ने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में पढ़ाई किया, उसके बाद हम लोगों ने वेरियस काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करके वेरियस काइंड्स ऑफ और भी एडजस्टमेंट, जैसे कैपिटल राशनिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्पेशल डिसीजन सिचुएशन का कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने बातें की, ठीक है। तो ये होता है मतलब एक ओवरऑल कैपिटल बजटिंग टेक्निक का या इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक का कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों को मैं वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, जैसे ज्योति का कुछ प्रीवियस क्लासेस मिस है, मैं ज्योति को बस इतना बोलूंगा सर, ज्योति आप पुराना क्लासेस मेरे से याद करके थोड़ा सा ले लो और उसको फटाफट देख के कंप्लीट कर लो, रेडी कर लो, कैपिटल बजटिंग रेडी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है सर वीडियोस है मेरे, आपने सब पहले सेंड कर दिया। ओ तब तो बढ़िया है सर, तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। तो फिर मैं अभी क्या करूंगा, आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह देता हूँ, ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ इजी टफ सब मिला के दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक एक करके सारा का सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मैं उसका आंसर भी आपको भेजूंगा, आप उसको करते रहिएगा, रेक्टिफाई करते रहिएगा, आप देखिएगा कि आपको ओवरऑल ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीक से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज इतना ही है सर, आज मैं ज्यादा और नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, ओके सर, बाय सर, टाटा फिर आज, ओके बाय सर। ओके, Bye, sir. ऋषभ एक टू दाना वीक टू, सर हाँ बोलो।